देखिए, विचारधारा मेरी कभी नहीं बदली, मेरी पार्टी की विचारधारा कभी नहीं बदली। हाँ, रास्ता हमने कभी कभी बदला है, और रास्ता बदलना रूटीन में शामिल होता है आम आदमी के लिए। अब यहाँ से आप गांधी मैदान चलना प्रारंभ कीजिए, इनकम टैक्स जाते जाते अगर ट्रैफिक जाम मिलेगा तो आप कोई दूसरी सड़क लेकर गांधी मैदान पहुँचना चाहिएगा। हमने वही किया है। लक्ष्य गांधी मैदान है तो जाएंगे गांधी मैदान। बिहार की राजनीतिक परिभाषा जब भी की जाती है, जब भी नेताओं की बात होती है, तो ऐसे समय में एक नाम हमेशा आता है और वो है उपेंद्र कुशवाहा जी का। एक बहुत लंबा अरसा उन्होंने राजनीति में बिताया। एक अध्यापक से राजनीति और राजनीति से फिर 1, 2, 3 दशकों का उनका सफ़र। इन पूरे सफ़र में उन्होंने जो भी शिफ्ट किया, तो और अभी जो परिस्थितियाँ बिहार की है उसके लिए वो जो चुनाव में जा रहे हैं उसमें उनकी क्या भूमिका है, इस पर उनसे बात करेंगे, सीधे जुड़ेंगे। सर, इंडिया बुलेटिन में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है सर कि जेपी आंदोलन के बाद बिहार की राजनीति का जो रुख था, आपके पूरे जीवन काल में आपने जितने भी दो पक्ष की विचारधारा या फिर 3 पक्ष की विचारधारा को फॉलो किया, क्या ये अध्यापक की विचारधारा की बदलती ये थी या फिर राजनीतिक विचारधारा की बदलती परिभाषा थी? देखिए, विचारधारा मेरी कभी नहीं बदली, मेरी पार्टी की विचारधारा कभी नहीं बदली। हाँ, रास्ता हमने कभी कभी बदला है, और रास्ता बदलना रूटीन में शामिल होता है आम आदमी के लिए। अब यहाँ से आप गांधी मैदान चलना प्रारंभ कीजिए, इनकम टैक्स जाते जाते अगर ट्रैफिक जाम मिलेगा तो आप कोई दूसरी सड़क लेकर गांधी मैदान पहुँचना चाहिएगा। हमने वही किया है। लक्ष्य गांधी मैदान है तो जाएंगे गांधी मैदान। रास्ता ट्रैफिक जाम के चलते किसी कारण से हम दाएं बाएं ले सकते हैं, जो हर आदमी लेता है सामान्य रोज़ के जीवन में, लेकिन लक्ष्य में कभी बदलाव नहीं है। जहाँ जाना है, जो मंजिल है वह निश्चित है, इसलिए विचारधारा में कोई बदलाव नहीं है। रास्ता हमने जरूर बदला है। नीतीश कुमार के जो 15 साल है, उस 15 साल को उन्होंने खुद ही सुशासन का नाम दिया है। उस 15 साल को आप एक राजनीतिक हल्के से ही आते हैं और उसी को पूरा जीवन आपका उसी राजनीति में गया है, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, उसको देखते हैं 15 साल में स्कूल वीरान हो गया, अस्पताल बिल्कुल जर्जर की स्थिति में पहुंच गया, गरीबों के लिए न तो कहीं इलाज का इंतज़ाम है, न गरीब घर के बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतज़ाम है। लोग अपना पेट पालने के लिए ट्रेन में भर कर बिहार से बाहर दूसरे प्रांतों में जाते हैं। इसी रूप में इस बिहार को नीतीश जी ने लाकर खड़ा कर दिया है। नीतीश जी से बहुत उम्मीद थी। नीतीश जी ने खुद ही कहा था कि हम आएंगे सरकार में तो बिहार बीमारू राज्य नहीं रहेगा, बिहार को हम विकसित राज्य बनाएंगे। लेकिन विकसित राज्य बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, एक एवरेज भी जो इंडेक्स है सभी चीज़ों का, उस पर भी आज बिहार खड़ा नहीं है, उससे भी पीछे हो गया है। तो नीतीश जी ने 15 साल गंवा दिया है और पीढ़ी को बर्बाद किया है। आगे आने वाली पीढ़ी न अब बर्बाद हो, इसके लिए लोग अब नीतीश जी से मुक्ति चाहने लगे। एक सवाल इसी से जुड़ा है कि जब भी बात होती है विकास और विकास की प्रोसेस की, तो केंद्र का एक बहुत बड़ा उसमें सहयोग होता है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप HRD मिनिस्टर थे, तो क्या उस समय आपके पास वह सुविधाएं नहीं थी या फिर आप वह सुविधाएं राज्य को उपलब्ध नहीं कर पाए, जिससे आपका जो राज्य है वो शिक्षा के और अग्रसर होता है? देखिए, उस समय क्या कुछ हमने किया और क्या कुछ हम कर सकते थे, बिहार की जनता को मालूम है। एक उदाहरण के लिए सिर्फ हम बताएंगे। केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृत किया हमने, नया केंद्रीय विद्यालय। उसमें से एक केंद्रीय विद्यालय जो भारत सरकार की इकाई है नबीनगर में NTPC की, उसमें राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वहाँ केंद्रीय विद्यालय शुरू हो गया, चल रहा है। बाकी का केंद्रीय विद्यालय जो भी हमने स्वीकृत किया,
उसमें राज्य सरकार से एनओसी लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़मीन राज्य सरकार की होती है। एक जगह तो राज्य सरकार की ज़मीन भी नहीं थी, किसी प्राइवेट आदमी ने, निजी आदमी से हमने ज़मीन ली। उस व्यक्ति ने ज़मीन लिख भी दी, लेकिन बिहार सरकार को सिर्फ एनओसी देना था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। राज्य की सरकार ने इतना भी नहीं किया। मंत्री रहते हुए हमने धरना दिया इस मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने, और फिर एक बार बाद में अनशन तक हमने किया, लेकिन उसके बावजूद 2 इंच के कागज़ पर थोड़ी स्याही खर्च करके इनको लिखना था, नो ऑब्जेक्शन, केंद्रीय विद्यालय बनता है तो राज्य की सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अब इतना सहयोग भी राज्य की सरकार नहीं कर रही थी। आप समझ सकते हैं शिक्षा के प्रति इनका क्या रवैया है। तो हमने कोशिश तो बहुत की, जहाँ संभव हुआ हमने स्कूल खोल दिया, लेकिन जहाँ राज्य सरकार से थोड़ा सहयोग चाहिए था, सहयोग पैसा का नहीं चाहिए था, सहयोग ज़मीन का नहीं चाहिए था, सहयोग सिर्फ एक दस्तखत का चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया, जिसके चलते वह मामला आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। नीतीश कुमार जी जाएंगे, कल स्कूल वहाँ खुल जाएगा। तो नीतीश जी स्कूल बनाते यह अलग बात है, जो बन रहा था उसको भी रोकने का काम इन्होंने किया। इसलिए अब इनके बारे में क्या कहा जाए। शिक्षा के प्रति इस तरह का रवैया शायद ही बिहार से बाहर कहीं हिंदुस्तान में कोई दूसरा मुख्यमंत्री ऐसा मिलेगा। किन आप बिहार की जनता को किन वादों के साथ चुनाव में लेके जा रहे हैं? क्यों आपको बिहार की जनता वोट करे और आपको चुन के दे? देखिए, हमने अपना मुद्दा बनाया है शिक्षा का सवाल। गरीब घर के बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में, गरीब लोगों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में बेहतर से बेहतर इलाज का इंतजाम, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए इसी धरती पर बिहार की मिट्टी में रोजगार का इंतजाम, हर तरह से ऐसा इंतजाम कि उनको बाहर ना जाना पड़े। और यह सब काम हो सकता है जब बिहार से बाहर या बिहार में भी जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय चल रहा है, जो राज्य सरकार का नहीं है, सरकारी है, तो एक सरकारी स्कूल जब ठीक हो सकता है, अच्छा हो सकता है, तो बाकी का सरकारी स्कूल क्यों नहीं ठीक हो सकता। जब दिल्ली के अस्पताल में अच्छा इलाज हो सकता है, तो बिहार के पटना के अस्पताल में अच्छा इलाज क्यों नहीं हो सकता है। जब आंध्रा, महाराष्ट्र और देश के दूसरे प्रांतों के लोगों को वहीं रोजी रोटी रोजगार मिल सकता है, तो बिहार के लोगों को बिहार की धरती पर क्यों नहीं मिल सकता है। निश्चित रूप से सब कुछ हो सकता है, करने वाला होना चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता का बहुत आकर्षण, समर्थन, सहयोग भी दिख रहा है। अगर ऐसा समय आए कि सरकार बनाते समय या आपका जो बहुमत है या पूरा ना हो, या और किसी दूसरी पार्टी का, ऐसे समय में क्या संभावनाएं है आपके पास? क्या आप एनडीए के साथ दोबारा जाएंगे या फिर महागठबंधन के साथ दोबारा जाएंगे? देखिए, हम किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। किसी को आना होगा तो हमारी शर्तों पर हमारे साथ कोई आएगा तो देखेंगे उस वक्त हमारी शर्तों पर। बाकी हम किसी के साथ हम नहीं जाने वाले हैं, चाहे कोई भी शर्त उनकी। डी बंदोपाध्याय कमेटी ने 2013 में जो भी रिकमेंडेशन एग्रीकल्चर के लिए दिए थे, और अभी जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश पारित कर बाद में उसको कानून बनाया, तो क्या उस वजह से बिहार के जो भी किसान हैं उनका जो पूरा एग्रीकल्चर प्रोसेस है उसमें कुछ बदलाव की आशा आपको दिख रही है? देखिए, जो भी भारत की सरकार ने निर्णय लिया है उससे आशंका तो बढ़ ही जाती है। आशंका यह बढ़ रही है कि जो कैपिटलिस्ट हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनका प्रवेश हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। और जब एक बार उनका प्रवेश हो जाएगा तो यहाँ तो छोटे छोटे किसान हैं, 5 कट्ठा 10 कट्ठा जोत वाले किसान हैं, तो फिर आगे चलकर कहीं उस दलदल में किसान न फंस जाए। एक दूसरा कि एमएसपी पर किसानों का जो सामान है, उत्पादित चीज़ें हैं, उसकी खरीद करने का प्रावधान है। आगे चलकर जब इस तरह की स्थिति बनेगी तो एमएसपी को बंद भी किया जा सकता है, ऐसी आशंका है। और इस आशंका पर पार्लियामेंट में उस कानून को पारित करते हुए जो भी सवाल उठाए गए, भारत की सरकार के मंत्रियों ने कोई
उचित जवाब नहीं दिया, जिसके चलते वह शंका आज भी बरकरार है। तो इसलिए अभी कुल मिलाकर जो भी भारत सरकार ने पार्लियामेंट में एक्ट पारित किया है वह किसानों के हित में और खासकर छोटे किसानों के हित में तो बिल्कुल नहीं है। क्या कोई भी टीका या फिर लस जो है वो हर भारतीय का अधिकार नहीं है? भारतीय जनता पक्ष के नेता ने कल कहा कि अगर हम चुन के आएंगे तो बिहार के जनता को कोविड का टीका है वो फ्री दिया जाएगा। क्या यह बयान निंदनीय नहीं है? देखिए 100% चुनाव बिहार में है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम फ्री में देंगे, तो क्या बिहार से बाहर के लोगों को पैसा लेकर देंगे? और जो गरीब जनता पैसा लेकर अगर बाहर में देंगे और कोविड-19 का टीका नहीं ले पाएगा, उसके लिए क्या इंतजाम होगा? लोग अपने जीवन को बचाने के लिए किस तरह से आज परेशान है कोविड-19 के कारण। भारत की सरकार की तो जवाबदेही बनती है कि फ्री उनको देना ही चाहिए, और फ्री पहले भी कहा गया है उनकी ओर से कि फ्री देश भर में देंगे। और यहाँ अभी लोगों के सामने जो संकट है उस संकट का इस्तेमाल वोट के लिए लोग कर रहे हैं, यह सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरह की तो बात भी उनको नहीं करनी चाहिए थी। एक आखिरी सवाल, जो रोजगार का मुद्दा है यह बहुत बड़ा संकट है बिहार के हिसाब से। लॉकडाउन हुआ तो बॉम्बे, दिल्ली, इन सारे रास्तों पर जो भीड़ थी उसमें से अधिकांश 30-40% बिहार के लोग थे। इतना बड़ा संकट के लिए आप कैसे तैयार है? क्या आपका विजन है उसके? देखिए, उसके लिए हमने पहले भी सुझाव उस समय सरकार को दिया था। एक तो तात्कालिक रूप से कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोगों को तुरंत रोजगार मिले, और उसके लिए हमने कहा है, घोषणा पत्र हम जारी करने वाले हैं, उसमें हम लाने वाले हैं, हम करेंगे मनरेगा की तरह, जैसे भारत की सरकार मनरेगा चलाती है उस तरह की योजना बिहार सरकार चलाएगी अलग से, और उसमें किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं उनको हम सपोर्ट देंगे ताकि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों को भी उसका लाभ होगा। साथ ही साथ तात्कालिक रूप से जो निर्माण का काम है उसमें भी अधिक से अधिक पैसा व्यय करना होगा ताकि लोगों को मिले रोजगार। एक तो हुआ तत्काल, दूसरा आगे चलकर जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा, छोटा छोटा उद्योग बनाना पड़ेगा, हर जिला में बनाना पड़ेगा। हर जिला में जो किसान लोग जिन चीज़ों का उत्पादन करते हैं, वहाँ जो चीज़ किसान फसल के रूप में उत्पादन करते हैं उन चीज़ों का उपयोग करके रॉ मटेरियल के रूप में, और फिर उस उद्योग में रॉ मटेरियल लगेगा और फिर वहाँ से जो सामान बनकर तैयार होकर निकलेगा उसके लिए मार्केटिंग का इंतजाम हम करेंगे, और साथ ही साथ उस इलाके के लोगों को उसमें फिर धंधा भी मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह से हर इलाके में इस तरह का छोटा छोटा काम करना पड़ेगा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग लगाना पड़ेगा, तब जाकर बिहार के लोगों के लिए मुकम्मल रोजगार का इंतजाम हो पाएगा। चुनावी राजनीति का सफ़र चुनाव के नतीजों से होता है। 10 तारीख की सबको राह रहेगी। हमारे साथ खास कार्यक्रम में जुड़े थे उपेंद्र कुशवाहा जी, इंडिया बुलेटिन के लिए।